नमस्कार, मेरा नाम है प्रथम और रेडियो सिटी से मैं यहाँ पे आया हूँ। पुरुषों की बात जब होती है ना तो प्रोस्टेट की बात निकलती है और आज मैं जहाँ पे आया हूँ हमारे साथ रूबरू हुए हैं डॉक्टर चंद्रकांत पांचोली सर जो यूरोलॉजिस्ट है और मुंबई के सब अर्बन रीजन में वो प्रैक्टिस करते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पेशेंट इंफॉर्मेटिव सेशन। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांत पंचोली है, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। एब्सोल्युटली सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि ये जो बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये ऑर्गन पेशाब के थैले के नीचे पाया जाता है। पुरुषों का जो पेशाब का थैला रहता है उसके नीचे ये ग्रंथि पाई जाती है। ये ग्रंथि एक अखरोट के आकार की रहती है। नॉर्मली ये उम्र के कारण ये ग्रंथि हर एक पुरुषों में बढ़ती है। जब भी आपकी उम्र 15 से 20 साल की है तो ये ग्रंथि का साइज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ग्राम्स का रहता है। अगर आपकी एज 30 to 40 ईयर्स है तो ये ग्रंथि का साइज आपका 25 to 30 ग्राम्स रहता है। और आपका एज अगर 70 ईयर्स एंड प्लस है तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स आपकी ग्रंथि की साइज 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम ऐसे बढ़ सकती है। तो ये एक बिनाइन कंडीशन है जो उम्र के हिसाब से बढ़ती है और ये हर एक पुरुषों में पाई जाती है। ये ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, ये ग्रंथि औरतों में नहीं पाई जाती। और ये ग्रंथि में होने वाले बदलाव एक हार्मोनल चेंजेस है। हार्मोनल चेंज होने के कारण ये ग्रंथि हर एक पुरुषों में बढ़ती है। सर, ये जो बीपीएच है ये हमारे देश में कितना कॉमन है? बीपीएच का जो प्रिवेलेंस है वो एज के हिसाब से बढ़ता है। अगर आपकी एज 51 to 60 ईयर्स है तो प्रिवेलेंस ऑफ बीपीएच आप में 30 to 50% पाया जाएगा। अगर एज आपका 61 to 70 एज ग्रुप है तो अप टू 60 to 70% एज में पाया जाता है। अगर आपकी एज 70 ईयर्स से ज्यादा है तो प्रिवेलेंस ऑफ बीपीएच इज एज हाई एज 80%। तो जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी प्रोस्टेट की ग्रंथि भी बढ़ती है। इट इज लाइक एजिंग प्रोसेस जो कोई रोक नहीं सकता। हर एक में जो प्रोस्टेट की साइज बढ़ेगी वो डिफरेंट होती है। सोनोग्राफी का रिपोर्ट आपका ये नहीं बताता कि आप में पर्टिकुलर 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम की ग्रंथि है तो आपको पर्टिकुलर बीपीएच है। आपको ग्रंथि के कारण होने वाले सिम्टम्स, आपको जो सिम्टम्स हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। बीपीएच के सिम्टम्स जैसे कि पेशाब का बार बार जाना, पेशाब में जोर करना पड़ना, पेशाब रुक रुक के होना, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ना, आपका पेशाब में से कभी कभी जलन होना, पेशाब से खून आना, पेशाब कभी कभी पूरा रुक भी जाता है, कभी कभी कैथेटर डालने की जरूरत पड़ती है। हम लोग ने देखा होगा बहुत सारे एल्डरली पेशेंट्स जो रहते हैं जिनकी उम्र 70 साल से 75 साल की रहती है, उनका पेशाब बार बार रुक जाता है। आपने देखा होगा बार बार उनको कैथेटर डालने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो कैथेटर डालने की जरूरत है वो पेशेंट्स को बार बार रात को उठना भी पड़ता है। ये जो कैथेटर डालना पड़ना है या फिर बार बार रात को उठना पड़ना है या फिर पेशाब में जो जोर करना पड़ रहा है, ये सब बीपीएच के कारण होता है। ओके सर, ये जो बीपीएच है इसकी वजह से क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं लोगों के? नॉर्मली यूरिन में आपको सबसे पहले आपको ऑब्स्ट्रक्टिव और इरिटेटिव सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव और इरिटेटिव सिम्टम्स में डिफरेंशिएशन जरूरी रहता है। अगर आपको सिर्फ इरिटेटिव सिम्टम्स है, इरिटेटिव सिम्टम्स में फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चूरिया होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब आपको बार बार कितना पेशाब जाना पड़ रहा है। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप एक नॉर्मल इंसान को देखेंगे तो वो दिन में 4 से 5 बार यूरिन को जाता है और रात में एक आधा बार यूरिन के लिए उठता है। लेकिन अगर ये आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, सपोज आपको दिन में 8 से 10 बार जाना पड़ रहा है, रात में 3-4 बार जाना पड़ रहा है, तो ये एक सिम्टम्स बीपीएच का सिम्टम हो सकता है। इसके बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है। लेकिन अगर आपको और कोई सिम्टम्स आपका रूल आउट, इन्फेक्शन वगैरह है, स्टोन वगैरह है, वो सब रूल आउट हो गया है तो ये जो आपका सिम्टम्स है वो बीपीएच के कारण हो सकता है। सेकंड इरिटेटिव सिम्टम्स है अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब आपको यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता। आप कहीं पे भी यूरिन लगा है तो आपको अर्जेंटली यूरिनल या फिर टॉयलेट ढूंढने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये अर्जेंसी है। साथ में इनकंटिनेंस भी हो पड़ता है, यूरिन का लीकेज भी हो सकता है। और तीसरी चीज है नॉक्ट्यूरिया, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि बार बार रात को उठना पड़ रहा है, तो ये इरिटेटिव सिम्टम्स में आता है। अगर आपको अर्जेंसी है,
अर्ज इनकंटिनेंस है, यूरिन का लीकेज का प्रॉब्लम है, तो ये आपकी लाइफस्टाइल को डेफिनेटली हैम्पर करेगा। आप कहीं बाहर नहीं जा पाते। मैंने पेशेंट्स बताते हैं कि उनको कहीं पे लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना है, समझो 1 घंटे का ट्रेन का ट्रैवल भी है, स्टिल दे फियर, उनको डर लगता है कि सडनली अर्ज आया, सडनली आपको यूरिन लगा तो वो कहाँ जाएगा, या फिर पैंट गीली हो जाएगी, या फिर उनको डायपर। आई हैव सीन पेशेंट्स यूजिंग डायपर्स। वो 50 साल 60 साल के पेशेंट्स डायपर पहन के व्हेनेवर दे गो आउट, 3-4 घंटे की जर्नी के लिए भी लोग डायपर यूज करते हैं। तो ये आपके लाइफस्टाइल में प्रभाव करता है, आपका ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता है। ये प्रॉब्लम आपके डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है। इसके लिए सेकेंड थिंग मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में कैसे रहता है कि आपको यूरिन में जोर करना पड़ रहा है। नॉर्मल इंसान जो आपके 10 to 30 सेकेंड्स में पेशाब करके आता है, लेकिन बीपीएच के कारण पेशेंट्स को कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट से भी ज्यादा समय पेशाब के अंदर यूरिनल में रुकना पड़ता है। तो कभी कभी लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं कि आप बाथरूम में गए हैं, बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो ये पेशेंट का अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता है। कभी कभी पेशेंट का जो करने के बाद पूरा साफ होने की फीलिंग, जो अंदरूनी फीलिंग है कि मेरा यूरिन पूरा साफ हो गया है, वो साफ होने की जो सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट वॉइडिंग रहता है कि अभी सब साफ नहीं हुआ है, पूरा अंदर अभी भी लग रहा है, चलो मैं वापस जाके आता हूँ। वो एक फीलिंग हमेशा बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि अरे नहीं हुआ है, अरे नहीं हुआ है साफ, मुझे वापस जाना पड़ सकता है। तो वो भी एक लाइफस्टाइल को अफेक्ट करने वाली चीज हो सकती है। इसके अलावा पूरा कभी कभी तो पूरा पेशाब भी रुक जाता है। कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे आप बाहर है, सपोज सडनली पूरा पेशाब रुक जाता है, इतना पेन, इट मे बी पेनफुल ऑल्सो, इट मे बी पेनलेस ऑल्सो, बट अगर पूरा पेशाब रुक जाता है तो वो अर्जेंटली किसी डॉक्टर की सलाह लेके कैथेटर वगैरह डालने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो डेफिनेटली बीपीएच से लाइफस्टाइल सिम्टम्स पे असर होते हैं। डेफिनेटली वो आपके डे टू डे लाइफ के अलावा आपके शारीरिक जो आपका डे टू डे लाइफ का फंक्शन है उसको भी अफेक्ट करता है। सर, बीपीएच के बारे में आपने इतना बता दिया, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क बीपीएच की कौन से लोगों को रहती है? जैसे मैंने बताया कि बीपीएच एक उम्र के कारण होने वाला है, शरीर में बदलाव है, ये हर एक पुरुषों में पाए जाते हैं। हर एक पुरुषों में एक उम्र के बाद जैसे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वैसे ही हर एक पुरुषों के बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं। इसके कारण ये प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है। नॉर्मली ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का जो रेशियो रहता है, वो रेशियो चेंज होने के कारण और एज बढ़ने के कारण ये जो प्रोस्टेट की ग्रंथि की साइज है, ये ग्रंथि की साइज बढ़ती है। ये साइज बढ़ने के कारण पेशाब के रास्ते पे दबाव आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रोस्टेट का ग्रंथि बढ़ने के कारण पेशाब का रास्ता दब रहा है। पेशाब का रास्ता दबने के कारण पेशाब का जो रास्ता है, ये दबने के कारण पूरा पेशाब ब्लैडर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये ग्रंथि के बढ़ने के कारण पेशाब का रास्ता जो छोटा हो जाता है या फिर सिकुड़ जाता है, इसके कारण पेशेंट्स को पेशाब करने में दिक्कत आती है, पेशाब रुक रुक के आता है। ये इसके रिस्क फैक्टर एक एज के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, एजिंग प्रोसेस है। सेकेंड रिस्क फैक्टर मैं बोलूंगा, अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है, अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, तो आपको भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने के चांसेस रह सकते हैं। सेकेंड अदर रिस्क फैक्टर हम डायबिटीज और ओबेसिटी को कंसीडर कर सकते हैं। डायबिटीज और ओबेसिटी के कारण भी किसी पेशेंट में साथ में बीपीएच के सिम्टम्स दिख सकते हैं। वैसे किसी खाने पीने की चीजों के कारण या फिर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण ऐसे पर्टिकुलर एक रीजन पाया नहीं गया है रिसर्च में। कोई रिसर्च बताता है कि विटामिन डेफिशिएंसी, सेलेनियम डेफिशिएंसी से ये होता है, कोई रिसर्च बता रहा है कि नहीं, ये सब का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मोस्ट कॉमन जो फैक्टर अभी तक का पाया गया है वो एजिंग प्रोसेस है, जिसके कारण बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होता है और ये हर एक मर्दों में पाया जाता है। इट इज अ हार्मोनल चेंज। ओके सर, ये चीज आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो बीपीएच को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट अवेलेबल है? डेफिनेटली बीपीएच को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। बेस्ड ऑन हिस्ट्री पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स में हम लोग सिम्टम्स का स्कोरिंग करते हैं, जिसको आईपीएसएस स्कोरिंग बोला जाता है, जिससे एक क्वेश्चनर रहता है। वो क्वेश्चनर बेस्ड हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स कितने हैं। तो जो क्वेश्चन का माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर का जो वर्जन रहता है, उससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि पेशेंट को एग्जैक्टली प्रोस्टेट के कितने सिम्टम्स है। बेस्ड ऑन दैट उससे लाइफस्टाइल कितना अफेक्ट हो रहा है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आईपीएसएस स्कोरिंग बोला जाता है।
हिस्ट्री के बाद हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट को एक्चुअली चेक करते हैं कि पेशेंट का यूरिन का रास्ता कैसा है, पेशेंट को कुछ अदर एसोसिएटेड कंडीशन जैसे कि फाइमोसिस या फिर यूरिन का रास्ता का छोटा होना या साथ में है या नहीं है। उसके साथ ही हम लोग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हम लोग टॉयलेट की जगह से हम लोग प्रोस्टेट को चेक करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट कितना है। हमें साथ में वही पता चलता है कि प्रोस्टेट में कोई कैंसर होने के लक्षण है या नहीं है। तो डॉक्टर, आप जब भी ओपीडी में डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका हिस्ट्री लेगा, डिटेल आपके जो भी सिम्टम्स है वो चेक करेगा। इसके बाद डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको पेशाब का रास्ता कैसा है, आपको कोई आगे की चमड़ी का जो फाइमोसिस हम बोलते हैं, फाइमोसिस की कंडीशन है या नहीं है। साथ में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या फिर टॉयलेट की जगह से एक बार वो चेक करेंगे कि आपको प्रोस्टेट कितना बड़ा है, एनलार्जमेंट कितना है, और साथ ही में प्रोस्टेट का कैंसर के कोई लक्षण है कि नहीं है, वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से चेक करेंगे। इसके बाद ये ओपीडी विजिट हो गई। ओपीडी विजिट के बाद डॉक्टर आपको कोई टेस्ट लिख के दे सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी और यूरोफ्लोमेट्री। अल्ट्रासोनोग्राफी से डॉक्टर को पता चलता है कि ऊपर किडनी में कहीं पे सूजन है कि नहीं, साथ में कहीं पे स्टोन है कि नहीं, या फिर आपका ब्लैडर का पोस्ट वाइड रेसिड्यू कितना है, मतलब एक बार पेशाब होने के बाद आपको यूरिन कितना रुक रहा है, वो हमें पोस्ट वाइड रेसिड्यू सोनोग्राफी से पता चलता है। डॉक्टर आपको यूरोफ्लोमेट्री भी लिख के दे सकते हैं। यूरोफ्लोमेट्री से हमें पता चलता है कि यूरिन का फ्लो का कितना है, आपका यूरिन का धार कितना लंबा जा रहा है, वो भी हमें पता चलता है। हम लोग साथ में यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर भी कभी कभी लिख के दे सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन के लक्षण के नहीं है, क्योंकि यूरिन का इन्फेक्शन है, यूरिन के स्टोन्स है, ब्लैडर स्टोन्स है, ये सब प्रोस्टेट के सिम्टम्स को मिमिक कर सकते हैं। आपके प्रोस्टेट के सिम्टम्स मे नॉट बी दैट सीवियर, बट अगर साथ में अगर आपको स्टोन है, यूरिन का इन्फेक्शन है, तो ये सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग सिम्टम्स रहते हैं। तो इसके कारण आपको डॉक्टर ये सब चीजें रूल आउट करने के लिए सोनोग्राफी, यूरोफ्लोमेट्री, यूरिन रूटीन, ये सब चेक करेंगे। साथ ही में डॉक्टर आपको एक ब्लड टेस्ट है जिसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोला जाता है। ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो ब्लड टेस्ट है वो प्रोस्टेट कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन आपका प्रोस्टेट के कैंसर में भी बढ़ता है, प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में भी बढ़ता है। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका पीएसए बड़ा है तो आपको कैंसर ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो पीएसए का रिपोर्ट है, बेटर आपके यूरोलॉजिस्ट को ही इंटरप्रेट करने दीजिए। आपका बढ़ा हुआ पीएसए रिपोर्ट देख के डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने आपको ऑलरेडी फिजिकल एग्जामिनेशन किया रहता है, उससे डॉक्टर को और रफली और आइडिया मिलता है कि और एडवांस टेस्ट जैसे कि एमआरआई प्रोस्टेट या फिर पीएसए में पेट स्कैन वगैरह कुछ और चीजें करने की जरूरत है या नहीं है। तो ये पीएसए जो ब्लड टेस्ट है वो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके बाद हम लोग आगे डिसाइड करते हैं कि कोई कैंसर के लक्षण है कि ये सिर्फ बिनाइन प्रोस्टेटिक है। बिनाइन मतलब जो नॉर्मल उम्र के कारण होने वाले बदलाव, और दूसरी चीज है प्रोस्टेट का कैंसर। ये दोनों चीजें अलग है। किसी भी पेशेंट में एज बढ़ने के कारण कैंसर का होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बीपीएच जैसे मैंने बताया कि हर एक पुरुषों में होगा, वो उम्र के बाद वेरी करता है। हर एक पुरुषों में किसी में सिम्टम्स दिखेंगे, किसी में कम सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन बीपीएच हर एक में दिखेगा। प्रोस्टेट का ग्लैंड का साइज हर एक में बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन एज, पर्सन टू पर्सन इट मे वेरी, बट कैंसर जो है वो हर एक पेशेंट में नहीं दिखेगा। अगर कैंसर के कुछ लक्षण है, उसको पकड़ने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन आता है। ये दोनों चीजों से हमको पता चलता है कि कोई कैंसर के लक्षण हैं कि नहीं। अगर ये दोनों चीजें अगर रूल आउट हो जाती है तो हम लोग बीपीएच के ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते हैं। क्या बात है सर। एक्चुअली मेरा अगला सवाल यही था कि प्रोस्टेट कैंसर और ये जो बीपीएच है ये को रिलेटेड है क्या, लेकिन इसका जवाब आपने बहुत अच्छे से दे दिया। डेफिनेटली दोनों चीजें रिलेटेड नहीं है। आपको अगर बीपीएच है तो आपको कैंसर होगा ही, वैसे जरूरी नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर जैसे आपको और भी ऑर्गन्स के कैंसर है, जैसे लंग कैंसर है, जैसे स्किन का कैंसर है, वैसे ये जो अपने शरीर की कोशिकाओं में जो विभाजन की प्रक्रिया है उसमें जो प्रॉब्लम है, उसके कारण ये हमको कैंसर के लक्षण दिख जाते हैं, जो बिकॉज ऑफ एज, जो वेर एंड टेयर का इफेक्ट है, उसके कारण कभी कभी कैंसर के लक्षण दिख सकते हैं। नाउ बीपीएच जैसे बताया हार्मोनल चेंज है, वो हर एक पुरुष में दिखेगा ही। कैंसर अगर आपको है
तो उसका आपका दोनों का ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। अलग। इसीलिए हम लोग को दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि जो आपके जो प्रोस्टेट के रिलेटेड सिम्टम्स है, अगर आपको बार बार जाना पड़ना, रुक रुक के होना, जोर करना पड़ना या फिर पेशाब से ब्लड वगैरह जा रहा है, तो उसे डिफरेंशिएट करना जरूरी है, वेदर इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट और वेदर इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। अगर कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, अगर आपको सिर्फ बीपीएच है तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। इसके लिए दोनों को डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। ओके, तो सर अभी तक बीपीएच के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है, लेकिन बीपीएच का क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है? ट्रीटमेंट ऑप्शन में मेडिकल मैनेजमेंट होता है और सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। अगर आपको बीपीएच के लक्षण पाए जाए हैं, आपका आईपीएसए स्कोर ऑन हायर साइड है, अगर आपका सोनोग्राफी में ज्यादा पोस्ट रेसिड्यू यूरिन करने के बाद अगर ज्यादा यूरिन रुक रहा है, और या फिर आपका प्रोस्टेट का साइज एंलार्ज है सोनोग्राफी पे, तो डॉक्टर आपको इनिशियली मेडिकल मैनेजमेंट में रखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि यूरिन के रास्ते को रिलैक्स करने वाली दवाई देते हैं, जिससे प्रोस्टेट का रास्ता और यूरिन का रास्ता रिलैक्स होता है और यूरिन का फ्लो बढ़ने में आसानी होती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अल्फा ब्लॉकर्स और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स करके जो केमिकल ड्रग्स रहते हैं, वो ड्रग्स डॉक्टर आपको देते हैं। इससे आपका यूरिन का रास्ता रिलैक्स होता है और आपके यूरिन का फ्लो बढ़ता है, बार बार जाना कम होता है और आपका यूरिन के रिलेटेड सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। ये हुआ मेडिकल मैनेजमेंट। डॉक्टर आपको मेडिकल मैनेजमेंट होने के बाद अगर फिर भी आपको परसिस्टेंटली आपको यूरिन के फ्लो और सोनोग्राफी से आपको मॉनिटर करेगा 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद भी अगर आपको परसिस्टेंट सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर गोली लेने के बावजूद आपका यूरिन का फ्लो बढ़ नहीं रहा है, गोलियां लेने के बावजूद आपको बार बार जाना पड़ रहा है, रात में बार बार उठना पड़ रहा है, या फिर गोलियां लेने के बावजूद आपका यूरिन का फ्लो कम्प्लीटली रुक जा रहा है, तो फिर डॉक्टर आपको सर्जिकल मैनेजमेंट एडवाइस करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि यूरिन के रास्ते से जाके लेजर से जो एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक टिश्यू जो यूरिन का रास्ते को ब्लॉक करता है, उसको कट करके यूरिन का रास्ता चौड़ा कर देते हैं, यूरिन का पैसेज को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि यूरिन का फ्लो बढ़ता है। एक बार बॉडी में से यूरिन का फ्लो अच्छे से निकलता है तो जो यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो नॉर्मली ये जो ट्रीटमेंट रहता है वो मिनिमली इन्वेजिव रहता है। मिनिमली इन्वेजिव मतलब यूरिन के रास्ते से ही होता है। ट्रीटमेंट के जो प्रकार है वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं तो उसको टीआरपी बोला जाता है, लेजर एनर्जी यूज करते हैं तो उसको होलेप या फिर थुलेप बोला जाता है, और भी अभी लेटेस्टली एक्वा एब्लेशन और अलग अलग मेथड्स आए हैं जो डिपेंडिंग अपॉन आपके एरिया में अवेलेबिलिटी ऑफ दैट मेथड एंड आपके प्रोस्टेट का साइज कितना है और आप में और अदर एसोसिएटेड कंडीशंस है या नहीं है, ये सब देख के डॉक्टर आपका डिसाइड करेगा कि आपके लिए बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा। सभी मेथड में बेसिक कंसेप्ट सेम है कि पेशाब के रास्ते को चौड़ा करना है। पेशाब के रास्ते में जो एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक टिश्यू जो यूरिन के रास्ते को दबा रहा है, वो जैसे आप ये मॉडल में देख सकते हैं कि पेशाब का रास्ता चौड़ा रहता है। अगर पेशाब का रास्ता अगर आपका सिकुड़ जाता है तो ये सिकुड़ने के कारण आपको पेशाब का रास्ता दब जाता है, और पेशाब का रास्ता दबने के कारण आपका यूरिन का फ्लो रुक जाता है। तो हमको सर्जिकली यही जो प्रोस्टेट का रास्ता जो दबा हुआ है, वो जो एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक टिश्यू है उसे रिमूव करते हैं, और उसके बाद रास्ता चौड़ा होने के कारण आपका यूरिन का फ्लो इजीली हो पाता है। क्या बात है सर। लास्ट क्वेश्चन, एज एन एक्सपर्ट आप क्या एडवाइस करना चाहोगे उन पेशेंट्स को जिनमें ये सिम्टम्स तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे हैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने में? मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने एक्सपर्ट से मिलिए, आपके एरिया के जो भी यूरोलॉजिस्ट रहेंगे उनसे मिलिए। इसका ट्रीटमेंट संभव है, इसका ट्रीटमेंट मिनिमली इन्वेजिव होता है। मेडिकल मैनेजमेंट कोई भी डॉक्टर आप फर्स्ट टाइम मिलने जाएंगे आपको डायरेक्टली सर्जरी कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, यू कैन हैव मेडिकल मैनेजमेंट। आप मेडिकल मैनेजमेंट का ट्रायल ले सकते हैं। अभी मेडिकल मैनेजमेंट में इतना एडवांस हो गया है कि आप गोलियों के साथ ही आप आयुष्य भर गोलियां लेके भी सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा 100% नहीं है कि आपको सोनोग्राफी में प्रोस्टेट का पर्टिकुलर 50 ग्राम 70 ग्राम अगर सोनोग्राफी में दिख गया तो आपको सर्जरी ही करना है, वैसा जरूरी नहीं है। इनिशियली कोई भी यूरोलॉजिस्ट आपको मेडिकल मैनेजमेंट से चालू करेंगे, दवाई देंगे, आपका सिम्टम्स ऑब्जर्व करेंगे, आपका वापस सोनोग्राफी करेंगे, यूरोफ्लोमेट्री करेंगे, चेक करेंगे कि आपको कोई प्रोस्टेट के कैंसर के लक्षण है या नहीं है। ये सब होने के बाद अगर फिर भी अगर आपको बार बार
कंप्लेंट हो रहा है, अगर आप बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं कि गोलियां लेने के बावजूद भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, गोलियां लेने के बावजूद भी आपका फ्लो नहीं बढ़ रहा है, तो ही डॉक्टर आपको सर्जरी सजेस्ट करेंगे और ट्रीटमेंट संभव है। और ट्रीटमेंट लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कोई परमानेंट डैमेज होने वाला है। दो सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, बट ओवरऑल जो रिजल्ट्स रहते हैं, पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो रेट रहता है वो बहुत ज्यादा है। इसके कारण तो इसके डरने की जरूरत नहीं है, सर्जरी सेफ है। तो आई वुड एडवाइज यू कि आप अपने एक्सपर्ट से मिलिए, ट्राई विद द मेडिकल मैनेजमेंट। अगर नहीं हो पा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस वेरी करता है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं हो रहा है तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी कंपैरेटिवली सेफ है, ज्यादा उसमें ऐसे जानलेवा जैसा कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हैं। आप अपने एक्सपर्ट से डेफिनेटली मिल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपका अमूल्य समय रेडियो सिटी को देने के लिए। Thank you for inviting me for this talk. I hope everyone do well in their field. Thank you. थैंक यू।